नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी 2023 की संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्री अरविंदो, इनका नाम तो सुना ही होगा। यह कवि और गुरु दोनों थे। दोस्तों, यह दार्शनिक भी थे, क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता भी थे। दोस्तों, श्री अरविंदो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पैरोकार होने के नाते उन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में भाग नहीं लिया। दोस्तों, यह कथन एकदम असत्य हो जाता है, क्योंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। वर्ष 1908 में उन्हें अलीपुर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि वह क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए थे। तीसरा कथन है, श्री अरविंदो की मुख्य साहित्यिक कृतियों में से एक सावित्री कविता है। तो दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है, क्योंकि उनकी बहुत सारी कृतियां हैं जिसका उल्लेख अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यह देख सकते हैं ये सावित्री के बारे में दिया गया है, पुनर्जन्म एवं कर्म के बारे में, भगवत गीता और उसका संदेश के बारे में, वंदे मातरम, यह 1905 में, यह एक तरह से देखा जाए तो क्रांतिकारी बिगुल फूंका गया था। उस समय गरम दल के नेता बालपाल लाल भी हुआ करते थे। दोस्तों, यह 1902 से लेकर 10 तक भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्षों में इन्होंने भाग लिया था। इनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर षड्यंत्र यानी अलीपुर बम कांड में इन्हें कैद कर लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से अरविंदो घोष थे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह प्रश्न में क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक और दो, या दो और तीन, या एक और तीन, या एक दो तीन तीनों। तो इसमें दो और तीन सही है, अतः उत्तर बी होगा। पहला गलत है। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है, पीएम रिमेंबर्स श्री अरविंदो ऑन हिज जयंती। दोस्तों, इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। यह युवावस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिए, किंतु बाद में यह योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद उपनिषद ग्रंथों आदि पर इन्होंने टीका लिखा, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। इनका पूरे विश्व पर दर्शन शास्त्र पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। दोस्तों, 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में इनका निधन हो गया है और इनकी कृतियां जैसा कि यहाँ पर हमने दिया है, इसे जरूर देखेंगे। यह कारा काहिनी, जेल कथा थी, धर्म ओ जातीयता, धर्म और राष्ट्रीयता, इन सब पर इन्होंने लिखा है। दोस्तों, इनका आध्यात्मिक जीवन यानी पौंडीचेरी में इन्होंने आध्यात्मिक साधकों की एक समुदाय की स्थापना की और 1926 में अरबिंदो आश्रम सुना होगा, उसकी स्थापना की गई। दोस्तों, यह क्रांतिकारी थे ही, इसके साथ साथ बाद में आध्यात्मिक भी हो गए और इनकी शिक्षा अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग में एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई थी और फिर बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और यह 18 वर्ष की अवस्था में आईसीएस की परीक्षा भी पास किए थे। फिर बाद में वापस भारत आ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनके नाम। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें याद किया इनकी जयंती पर। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। दोस्तों, आपने सुना होगा सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत और इसमें भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और संबंधित राज्य के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और संबद्ध राज्य। तो दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता क्या है? तो अमूर्त संस्कृति किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रहती है। विरासत सिर्फ स्मारकों या कला वस्तुओं के संग्रहण तक ही सीमित नहीं होता है। इनमें उन परंपराओं एवं प्रभावी सोचों को भी शामिल किया जाता है जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और अगली पीढ़ी को प्राप्त होते हैं। जैसे मौखिक रूप से चल रही परंपराएं, कला प्रदर्शन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव, परंपरागत शिल्प कला,
जैसे कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में होता है, तो यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रमन, तो यह उत्तराखंड में है। दोस्तों अगर देखा जाए तो यूनेस्को की लिस्ट में भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की इसके लिए यूनेस्को ने 2008 में स्थापना की थी। दोस्तों आपको बता दें जो रमन है, यह रमन उत्तराखंड का है। इसे 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यह धार्मिक त्योहार और गढ़वाल, वहां पर सुना होगा कुमायूं और गढ़वाल, तो गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर हैं। और दोस्तों संकीर्तन, यह मणिपुर का है। दोस्तों इसे 2013 में यूनेस्को ने शामिल किया था। और दोस्तों संकीर्तन में अनुष्ठान गायन, ढोल और मणिपुर का नृत्य भी होता है। इसी तरह से कुट्टियाट्टम, यह केरल का है। यह सांस्कृतिक थिएटर है। इसे 2008 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, वहां की जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यह राजस्थान का है, लोकगीत एवं नृत्य राजस्थान का। तो ये चारों इसमें शामिल हैं और यह चारों यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया था। तो इसमें सभी युग्म सही होंगे। इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है, प्रेसिडेंट्स ग्रीटिंग ऑन द ईव ऑफ पारसी न्यू ईयर, जैसे नवरोज, ये भी क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इसे 2016 में जो है इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, महानदी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह नदी उड़ीसा से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरा है शिवनाथ इब तेल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा, केवल 2। तो दोस्तों इससे संबंधित खबर द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, उड़ीसा टेकिंग स्टेप्स टू कंटेन महानदी फ्लड, यानी महानदी में बाढ़ आई हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सिहावा की पहाड़ी है, ये कहां है, छत्तीसगढ़ में है। यहां पर गंगरेल बांध बना है, इसी तरह से हीराकुंड डैम भी बना हुआ है। तो दोस्तों यह सिहावा की पहाड़ी से निकलती है और यह दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है और इधर से शिवनाथ नदी आकर के जब मिलती है, और ध्यान रखिएगा कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ ही है। तो यह शिवनाथ जब मिलती है तो यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इधर से आप देख रहे हैं हसदेव नदी भी आकर के मिल रही है, बोराई नदी भी मिल रही है, मांड भी मिल रही है, यहां पर देख सकते हैं चंद्रपुर के पास, इधर लता रिवर जाकर मिल रही है। तो उत्तर से अगर देखा जाए नदियां तो यह इस तरह से देख सकते हैं, शिवनाथ और हसदेव, मांड, किलो और ईब नदी, ये सब छत्तीसगढ़ में मिल रही हैं। लता रिवर, जोंक नदी भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, पायरी रिवर, यह सब जो है इधर से, तो दाहिने बाएं दोनों याद रखिएगा। और उड़ीसा में 2 नदियां हैं, ओंग है और तेल नदी है, यह दोनों जाकर के उड़ीसा में मिलती हैं और यह आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। दोस्तों इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर है। तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, जबकि उड़ीसा में 572 किलोमीटर बहती है। यह ध्यान रखेंगे, यह कहां से निकल रही है, सिहावा की पहाड़ी से निकल रही है। और सिहावा की पहाड़ी देखा जाए तो मैकाल श्रेणी का ही भाग है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसे हम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों यह भारत का ऐसा पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे 2016 में यूनेस्को की सूची में डाला गया और यह एक मिश्रित, यानी यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत दोनों है। यानी सांस्कृतिक विरासत का मतलब यहां पर लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों यह सिक्किम राज्य में स्थित है, एकदम सही है कथन। यह भारत और दुनिया का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, यहीं पर यह गलत हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, यह भारत का पहला तो है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर विश्व का बोल दिया तो यहीं पर यह असत्य हो जाता है। इस संरक्षित क्षेत्र में एक उल्लेखनीय पहलू बड़े भूभाग की ऊंचाई में मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर मानचित्र में देखा होगा, यह कंचनजंगा चोटी है नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, और यह भारत ही नहीं विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो अगर यहां पर देख सकते हैं कि K2
8,611 मीटर ऊंची है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है और कंचनजंगा 8,596 मीटर ऊंची है। तो यह तीसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे कंचनजंगा। तो यह इस पर उत्तर होगा 1 और 3 सही है। तो इस संरक्षित क्षेत्र क्या कहा कि बड़े भूभाग की ऊंचाई में भिन्नता। दोस्तों यह मैंने बताया कि 8,596 मीटर ऊंची है यह चोटी। तो दोस्तों इसकी अगर हम देखते हैं कि 2730 मीटर ऊंचाई तक इसमें समशीतोष्ण पतझड़ बन पाए जाते हैं। इसी तरह से 3650 मीटर की ऊंचाई तक मिश्रित शंकुधारी बन पाए जाते हैं और 3650 से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन घास और झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां पर देख सकते हैं द डेली क्विज, तो द हिंदू में यहां पर 1 मिक्स्ड टाइप्स साइट्स इन इंडिया इन विच स्टेट, तो यानी सिक्किम में है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1977 को इसको स्थापित किया गया था। 2016 में यूनेस्को की सूची में इसे डाला गया था। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, जो कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है। संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और VoLTE यानी वॉयस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? तो यह LTE को आमतौर पर 3G के रूप में विपणन किया जाता है और VoLTE को आमतौर पर उन्नत 3G के रूप में विपणन किया जाता है। तो दोस्तों यह तो सही नहीं है अंतर। दूसरा है LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। तो दोस्तों यह भी सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो। तो क्यों ऐसा है? चूंकि LTE या लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G नेटवर्क मानकों की एक श्रृंखला है जिसे 2008 में सहमति दी गई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पहला कथन असत्य हो जाता है। इसी तरह से LTE ने 3G की WCDMA की रेडियो तकनीक में सुधार किया और OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग की शुरुआत की। तो ITU यानी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ शब्द 4G में स्पष्टता की कमी को पहचानता है और इसने LTE यानी एडवांस एंड वायरलेस मैन एडवांस या WiMAX 2 को ट्रू 4G के रूप में निर्धारित किया। और दोस्तों VoLTE मोबाइल फोन नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले LTE प्रोटोकॉल के लिए एक प्रौद्योगिकी यह अपडेट है। तो LTE के तहत दूर संचार खिलाड़ियों का बुनियादी ढांचा केवल डेटा संचारित करने की अनुमति देता है, जबकि वॉइस कॉल अपनी पुरानी 2G या 3G नेटवर्क पर रूट किए जाते हैं। तो VoLTE दोनों डाटा वॉइस तकनीक हैं, अतः दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। यानी VoLTE सिस्टम डेटा स्ट्रीम का उपयोग किया जाता है और उसके बाद आवाज को डेटा स्ट्रीम में बदल दिया जाता है। तो अतः आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे में। आज हम बात करेंगे 3D प्रिंटेड कॉर्निया। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार 3D प्रिंटेड कॉर्निया बना लिया है। तो इसमें क्या होगा कि आंखों की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। और यह 3D प्रिंटेड कॉर्निया LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट यानी LVPEI और IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे बनाया है। दोस्तों इस कॉर्निया को एक खरगोश में ट्रांसप्लांट भी किया गया है। तो इस कॉर्निया को इंसान की आंख के कॉर्नियल टिश्यू से बनाया गया है और इस कॉर्निया को पूरी तरह से देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से ही बनाया है। इसमें कोई सिंथेटिक कंपोनेंट नहीं है और इसे मरीजों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों भारत में हर साल हजारों लोग अपने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 50,953 लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए थे। वहीं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 27,000 से अधिक लोग ट्रांसप्लांट कराया था। तो दोस्तों यह कैसे बना? यह कैसे बना 3D कॉर्निया? तो LVPEI यानी LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट और IIT हैदराबाद तथा CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इंसानी आंख से डिसेलुलाइज्ड कॉर्नियल टिश्यू और स्टेम सेल निकालकर बायोमिमेटिक हाइड्रोजेल बनाया। क्या बनाया? हाइड्रोजेल बनाया और इसी हाइड्रोजेल से
3D प्रिंटेड कॉर्निया को बनाया गया। वैज्ञानिकों का यही कहना है कि ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया इंसान की आंख के कॉर्नियल टिश्यू से तैयार किया गया है, इसलिए यह पूरी तरह से बायोकम्पैटिबल और नेचुरल है। तो LVPEI के वैज्ञानिक डॉक्टर सयान बसु और डॉक्टर विवेक सिंह ने यही बताया है कि इससे कॉर्नियल स्कैरिंग यानी जिसमें कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है और केराटोकोनस जिसे कॉर्निया पतला हो जाता है जैसी बीमारियों का इलाज करने में यह मददगार सिद्ध हो सकता है। और यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया है जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सही है। और कई बार चोट की वजह से आर्मी जवानों का कॉर्निया खराब हो जाता है, ऐसे में 3D प्रिंटेड कॉर्निया से उन जवानों की रोशनी को बचाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्निया पतली झिल्ली होती है। तो क्या होता है कॉर्निया? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है कॉर्निया, ये जो है यहाँ देख रहे हैं ये बना हुआ है, पतली झिल्ली है। तो यह कॉर्निया आंख की बाहरी परत होती है, उभरा हुआ होता है, इसकी वजह से आंखें सुरक्षित होती हैं। तो दोस्तों इसका कार्य यही है कि इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में इन प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास किया करें। धन्यवाद।